गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक्चुअल में हमारी लाइफ में बहुत सारे हम प्रोसेस देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सारे जो चेंजेज है, एक्चुअल में ये सारे चेंजेज इसमें ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो अपनी आइडेंटिटी और नेचर उसका पूरी तरीके से चेंज हो जाता है जब ये एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो ऐसे सारे चेंजेस और ये सारे चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। इन सारे चेंजेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं और उनसे जो एसोसिएटेड रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में केमिकल चेंज में होता क्या है, जब ये ओरिजिनल सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है तो इनमें इनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू सब्सटेंस जब फॉर्म करता है तो वहाँ पे नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हमेशा हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। देखिए हमारी बुक की जो एक्टिविटी है कि एक्टिविटी 1 ये है केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ये एक्चुअल में केमिकल चेंज है तो हम इसको समझते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो एक्चुअल में मैग्नीशियम जो है वो लैब में मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में मिलता है। ये हम मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं। इस मैग्नीशियम रिबन को हम सबसे पहले सैंड पेपर से रब करते हैं। एक्चुअल में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक्चुअल में एक मेटल है, ये रिएक्टिव मेटल है। ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन, CO2 और मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपने चारों एक कोटिंग फॉर्म करता है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसकी कोटिंग फॉर्म करता है। उसी कोटिंग को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को एक्चुअल में बर्न करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रीट लैंप लेके उसको बर्न करेंगे। तो जब ये बर्न होगा तो एक्चुअल में फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वाइट कलर का प्रोडक्ट होगा, पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, ये मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको वाइट पाउडर मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। जो प्रोडक्ट की क्या होती है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, कोई भी चेंज केमिकल चेंज है या नहीं इसका पता कैसे लगाएंगे। एक्चुअल में इसका पता लगाने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम समझते हैं वन बाय वन। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख लेता हूँ। जैसे देखिए, उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर चेंज केमिकल चेंज है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले चेंज इन कलर। यदि केमिकल चेंज होगा तो कलर में भी चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में भी चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल चेंज के दौरान में कोई गैस चेंज रिलीज हो सकती है। टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो पांचों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसी न किसी केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन कलर। तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये हमारी बुक की एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2। ओके, तो एक्चुअल में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके हम अंदर लेड नाइट्रेट डाल देते हैं। ये लेड नाइट्रेट PbNO3 होल्ड वाइज है। दूसरी एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम आयोडाइड को हम पहली वाले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमको क्या मिलता है, एक्चुअल में
एक आपको सॉलिड सब्सटेंस जो है वो आपको एक्चुअल में सेटल होता हुआ मिलता है। ओके, तो ये आपको जो मिलता है वो वाइट वो येलो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये येलो जो है प्रेसिपिटेट होता है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस आपको मिलता है। ये जो एक्चुअल में लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, मतलब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करके लेड आयोडाइड फॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखिए कलर में चेंज हो जाता है। ये जो आपके ओरिजिनल सब्सटेंस थे, जो रिएक्टेंट्स थे, वो एक्चुअल में कलरलेस थे, लेकिन यहाँ पे आपको येलो कलर मिल रहा है। तो इसकी रिएक्शंस देख लीजिए। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या फॉर्म करता है, लेड आयोडाइड। ये जब प्रेसिपिटेट आउट होता है तो हम नीचे की तरफ एरो करके दिखाते हैं। तो ये एक्वस फेज में होता है, ये भी एक्वस फेज में होता है, ये सॉलिड होता है। प्लस आपको लेड नाइट्रेट जो है आपको सॉल्यूशन में मिलता है। इस तरीके से ये जो लेड नाइट्रेट है येलो कलर का आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये केमिकल चेंज है, कैसे पता किया, चेंज इन कलर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा दूसरा करेक्टरिस्टिक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट भी फॉर्म कर रहा है। तो मतलब ये जो रिएक्शन है वो दो करेक्टरिस्टिक्स को एक साथ शो कर रही है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं चेंज इन कलर का। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की जो रस्टिंग है वो भी केमिकल चेंज है। उसमें क्या होता है कि आयरन के जितने भी आर्टिकल्स है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्चुअल में आयरन ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, इसी को हम रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आयरन जो है वो एक्चुअल में ग्रेइश कलर का होता है और जो आपको आयरन ऑक्साइड मिलता है वो आपका ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए ये भी कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, तो एक्चुअल में प्रेसिपिटेट जो है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो हमको मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है और वो एक्चुअल में सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो बॉटम पे सेटल हो जाता है, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन बताई थी, उसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड कि हम जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। ओके, इसको प्रेसिपिटेट को ऐसे लिखते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये प्रेसिपिटेट जो है एक्चुअल में वाइट कलर का होता है। ओके, और साथ में आपको NaCl मिलता है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। देखिए एक्चुअल में केमिकल चेंज में स्टेट में भी चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और आपके प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप देखिए एक वैक्स है, वैक्स जो है वो एक्चुअल में सॉलिड होता है। वैक्स को जब आप बर्न करेंगे, ओके, तो क्या फॉर्म करेगा, ये CO2 फॉर्म करेगा जो गैसेस फॉर्म में होता है और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये वैक्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में था, तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिला वो आपको गैसियस और लिक्विड प्रोडक्ट मिला। इस तरीके से स्टेट में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन स्टेट जो है एक्चुअल में केमिकल फिजिकल चेंज में भी होता है। ठीक है, जैसे आइस से आपका वाटर में कन्वर्जन हो गया, वाटर से आपका वाटर वेपर में कन्वर्जन हो गया, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस ये है कि वो चेंजेज रिवर्सिबल होते हैं और ये इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एज ए बाई प्रोडक्ट गैस रिलीज होती है। गैस
रिलीज होती है वो गैस क्या होती है, हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। इस तरीके से एक आपको बाई प्रोडक्ट जो है वो गैस मिलती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब आपके एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये आपका सॉल्ट फॉर्म करते हैं और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके एक मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक जब आपका डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl फॉर्म करेगा, यहाँ पे गैस रिलीज होगी वो एक्चुअल में CO2 गैस होगी और वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जब गैस रिलीज होती है तो हम ऊपर की तरफ एरो करके उसको दिखाते हैं क्योंकि एस्केप हो जाती है। तो हम एक एक्टिविटी अपनी बुक में, इससे हम समझते हैं कि जो गैस रिलीज हो रही है जब मेटल की एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है। ये हमारी एक्टिविटी जो है बुक की एक्टिविटी 3, ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो देखिए हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं और फिर हम उसमें डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, ठीक है, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक कॉर्क जो है जिसमें आपका एक ग्लास रोड लगा हुआ है उसको उससे फिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गैस यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, वो जो जब गैस का फॉर्मेशन होगा तो ग्लास रोड ग्लास ट्यूब से ही बाहर निकलेगी, ओके। तो इस तरीके से हम उसको कॉर्क विद ग्लास ट्यूब उस पर फिक्स कर देते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि जिंक जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो यहाँ से आपको गैस जो है इसके माउथ से बाहर निकलती हुई नज़र आती है। अब आप क्या करेंगे, एक लाइटेड कैंडल लेके जाएंगे इसके पास में, तो ये गैस जो है वो एक्चुअल में पॉप साउंड देगी, ठीक है। तो पॉप साउंड जो एक्चुअल में इंडिकेशन है कि जो आपकी गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन है, ओके। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज भी होता है। तो एक्चुअल में टेम्परेचर जो है वो रिएक्शंस के बाद में बढ़ भी सकता है और आपका रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर कम भी हो सकता है, दोनों ही टाइप की रिएक्शंस होती है। तो जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिन रिएक्शन में, वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है वो रिलीज होती है, ओके। और जिन रिएक्शंस के अंदर जो है रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसका मतलब होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। ये पता कैसे लगेगा, जब आप टेस्ट ट्यूब को या फिर जिसमें भी आप रिएक्शन करवा रहे हो उसके सरफेस को टच करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और यहाँ पे जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो क्या होगा, आपका कूल हो जाएगा सरफेस, है ना। तो इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। तो जिस रिएक्शन में एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस होती है उन सारी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब हम इनको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हम सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जिंक जब आपकी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब आपका एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिलते हैं, आपको टेम्परेचर चेंज भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस भी मिल रही है। तो इस रिएक्शन में दो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हीट रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए अब हम बर्निंग ऑफ कोल देख लेते हैं। तो कोल की जब बर्निंग करते हैं आप तो CO2 फॉर्म होती है और साथ ही साथ में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। आप यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को भी बर्न कर सकते हो या फिर फ्यूल को भी बर्न कर सकते हो, जैसे मीथेन है, मीथेन गैस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करवाते हैं तो क्या होता है, CO2 और वाटर फॉर्म होता है और ये एक्चुअल में आपको एक्चुअल में हीट रिलीज करती है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन भी एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और ये भी CO2 और वाटर फॉर्म करते हैं
और साथ ही साथ में आपको एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। ये सारी रिएक्शन है टेम्परेचर चेंज से एसोसिएटेड है, जिसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और अमोनिया फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन एक टेस्ट ट्यूब में करवाते हो तो टेस्ट ट्यूब की सरफेस जो है आफ्टर रिएक्शन जो है वो कूल हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, ये सारे चेंजेस जो है हमने देखे, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स से आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज है या नहीं है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन जो है वो केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होती है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका होती है। और केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं हम, केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फिर आप एक्चुअल में फॉर्मूले के हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में तो उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जो एक्चुअल में फॉर्म होता है न्यू सब्सटेंस, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इन दोनों को हम एक एरो से सेपरेट करते हैं और वो एरो जो है वो टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट जो है पॉइंटेड होता है। ठीक है, इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। यदि आपके पास में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उन रिएक्टेंट के बीच में हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, और यदि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो उनके बीच में भी हम एक प्लस का साइन लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, अब केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो इसको दो तरीके होते हैं, है ना। एक तो हम वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरा हम सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वर्ड फॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है कि हम ऐसे लिखते थे, हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे कि जैसे जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो इन सबको हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन केमिकल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, उसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में वो सब हम केमिकल फॉर्म मतलब सिंबल की फॉर्म में ही लिखेंगे, तो उनको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। देखिए अब केमिकल इक्वेशन जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट में एटम्स के नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के एटम के नंबर इक्वल नहीं होते, तो उन रिएक्शन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, ये बैलेंस है या नहीं है, हम इसको समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4 ये फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ओके, तो हम देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखने का मेथड ये है, बुक में जो मेथड है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एलिमेंट लिखेंगे, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप रिएक्टेंट लिखेंगे और फिर आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, इसमें आप प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबके नाम लिखेंगे। जिंक कर रहा है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम इनके एटम्स के नंबर देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। ठीक है, जिंक जो है 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। राइट हैंड साइड में देखेंगे जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। ओके, तो इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एटम्स का नंबर इक्वल है। ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ये KClO3 है, ये KCl और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट
पोटेशियम क्लोराइड KCl आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। तो ये रिएक्शन जो है एक्चुअल में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये एक्चुअल में लैब मेथड है ऑक्सीजन प्रिपरेशन का भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, कैसे है वो हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड तो यहाँ पे केस पोटेशियम, दूसरा Cl और तीसरा ऑक्सीजन, ओके। ये तीनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3। राइट हैंड साइड में देखिए पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर इक्वल नहीं है, तो ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। और एक्चुअल में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के जितने भी मास होता है कि वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है, और ये बैलेंसिंग करने के बाद में हमको पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने का एक तरीका है ना। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड में क्या होता है, हमको एक्चुअल में प्रैक्टिस करके देखना पड़ता है कि रिएक्शन बैलेंस हो रही है या नहीं, लेकिन कुछ एक्चुअल में रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो और जिससे क्या होता है कि आपका बैलेंसिंग ईजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम देखिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे आप देखिए आपका जो सबसे पहला स्टेप है इसका बैलेंसिंग का, कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उसके सिंबल्स की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। जैसे ये रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया और फिर एरो लगा लिया। फिर आपके ये 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, उनको भी हमने लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंबल की फॉर्म में उसको अरेंज कर देंगे, उसके फॉर्मूला लिख के, ठीक है। नेक्स्ट है हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, उन सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम एक बॉक्स में एनक्लोज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ये बॉक्स में एनक्लोज कर दिया। अब हम इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे बैलेंसिंग के लिए बॉक्स से बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूला को मतलब सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं जो बिगेस्ट फार्मूला होता है। तो बिगेस्ट फार्मूला जो है वो रिएक्टेंट्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले उस फार्मूले को बैलेंस करते हैं जो बिगेस्ट होता है। और उस बिगेस्ट फार्मूला में भी क्या होता है, एक्चुअल में वो एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। तो थर्ड में बिगेस्ट फार्मूला को लेते हैं और उसमें उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। और लास्ट स्टेप है कि जो आपने बैलेंस कर दी केमिकल इक्वेशन, उसकी करेक्टनेस को फिर से चेक करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके। तो देखिए एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ आपको, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, आयरन वाटर से रिएक्ट करता है और ये Fe3O4 फॉर्म करता है और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये बैलेंस है या नहीं है इक्वेशन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे, ओके। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, सॉरी एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं पहले, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन है, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। राइट हैंड साइड में लिखेंगे आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। तो देखिए एटम के नंबर इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हम इसको बैलेंस करेंगे ना। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उसके सिंबल के फॉर्म में हम लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको
एक बॉक्स में एनक्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, आयरन, वाटर, क्या फॉर्म करेगा, Fe3O4 और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। इस तरीके से हमने सर्कल में एनक्लोज कर दिया उसको, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उस एलिमेंट को मतलब उसे बैलेंस करेंगे जो बिगेस्ट फार्मूला है। तो बिगेस्ट फार्मूला इन सब में जो है Fe3O4 है। Fe3O4 में भी किसको बैलेंस करेंगे, उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे ऑक्सीजन में ज़्यादा है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब सेकंड में क्या है, हम आयरन को बैलेंस करेंगे। बिगेस्ट फार्मूला में हम क्या करेंगे, सेकंड पे आयरन को बैलेंस करेंगे। इधर आयरन 3 है, हम क्या करेंगे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचे हुए एलिमेंट्स को हम बैलेंस करेंगे। बचा हुआ कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 × 2 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। अब हम इसकी करेक्टनेस को चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। करेक्टनेस को चेक करने के लिए फिर से एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से थे, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन 8, 4 × 2 8, ऑक्सीजन 4, ओके। राइट हैंड साइड में देखिए आयरन 3, Fe3, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8, 4 × 2। तो ये बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।